हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके ऑलरेडी हमने 9 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो आज इसका डिस्कस करेंगे हम पार्ट 10। तो पहले पार्ट में हमने जो है फंडामेंटल राइट्स क्या है बेसिकली इसके बारे में समझा था। उसके साथ आर्टिकल 12 और 13 के बारे में डिस्कस किया था। देन बाकी के जो 8 पार्ट्स में हमने जो है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज ये जो पार्ट 10 है, तो इस पार्ट 10 में हम राइट, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोग 6 चैप्टर्स जो है कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो फंडामेंटल राइट्स के ऑलरेडी हम लोगों ने 9 पार्ट जो है कवर कर लिए हैं। तो आज इसका जो है पार्ट 10 हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि डीपीएसपी हो, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी के, सब कुछ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्लानिंग किया है ताकि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी जो स्टेट लेवल यहाँ पे पब्लिक सर्विस एग्जाम्स हो या भी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपके प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी यहाँ पे एक ही साथ की जाएगी। और अभी तक जितने भी यहाँ पे वीडियोस मैंने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो का जो नोट है, तो वो नोट आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज उसको फॉलो करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप उसको ग्रेजुअली फॉलो नहीं करेंगे, बीच में से अगर आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे और उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये 5वां फंडामेंटल राइट जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर बोला जाता है। तो पहले यहाँ पे 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 29, तो एक चीज देखिए, जब भी आप कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हर वर्ड्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, क्योंकि हर वर्ड्स का यहाँ पे मायने रखता है। तो आर्टिकल 29 क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अलाउड है, सिटीजन्स के लिए अलाउड है। यहां पे कोई फॉरेनर्स के लिए ये आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है, ये लागू नहीं हो सकते। कोई भी फॉरेनर्स यहां पे डिमांड नहीं कर सकता है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो देखिए यहां पे आर्टिकल 29 क्या बोलते हैं, यहां पे एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के कोई भी सेक्शंस। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं? रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी जगह वो रह रहा है, जिनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो उनकी, वो अपनी जो राइट को कंजर्व कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि इंडिया में कितने सारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, टोटल जो है कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। और इंडिया में अगर बात करें अदर देन ऑफिशियल लैंग्वेज, मोर देन 1500 डायलेक्ट्स है यहाँ पे, अलग अलग कल्चर है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये बोला जाता है। तो यहां पे हर, आपके पास कुछ भी डायलेक्ट आप बोलते हो तो आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप काम कर सकते हैं, कोई भी यहां पे आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन ये सिर्फ तभी लागू होगा अगर आप इंडिया के सिटीजन होगा। ऐसा नहीं कि अफ्रीका से आए हुए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन से अगर यहाँ पे रोका गया है तो वो क्लेम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे।
इतना तो आपने समझ लिया होगा, एकदम सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी सिटीजन को यहाँ पे एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट से जो है मेंटेन किया जाता है, और या फिर स्टेट के यहाँ पे जो एड में चलती है, स्टेट के फंड में चलती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई भी स्टेट जो है ऐसे नहीं बोल सकता कि यहाँ पे हम जो हिंदूज को नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स को नहीं ले सकते हैं, या किसी भी जाति धर्म को नहीं ले सकते हैं, कोई भी ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ चीजों में यहाँ पे जो है अलग अलग जो अगर ट्रेनिंग हो तो उसके लिए यहाँ पे जेंडर को भी बायस सिचुएशन के हिसाब से किए जाते हैं कुछ अलग अलग कोर्सेस में। यहाँ पे अगर वुमेन्स कॉलेज है यहाँ पे तो सिर्फ वहाँ पे वुमेन्स को ही एंट्री मिलेगी, किसी मर्द को एंट्री नहीं मिलेगी, ये डेफिनेटली आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये है फर्स्ट प्रोविजन और ये है दूसरा प्रोविजन। तो फर्स्ट प्रोविजन जो है ये एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक ग्रुप की यहाँ पे जो लैंग्वेज है, उनकी डायलेक्ट हो, उनकी कल्चर हो, उसको प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा जो यहाँ पे दूसरा प्रोविजन जो है ये एक पर्टिकुलर सिटीजन या इंडिविजुअल की राइट्स को यहाँ पे गारंटीड करती है। तो इसमें देखिए कि कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 29 जो है जो यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो इसके बारे में भी हम आर्टिकल 30 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 29 जो है सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं, यहाँ पे जो भी मेजॉरिटीज उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आर्टिकल 29 का जो स्कोप है आर्टिकल 30 से बड़ा है, वाइडर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सपोज एक जगह पे अगर मान लीजिए कि हिंदू जो है ये मेजॉरिटी है तो उनको भी अपना यहाँ पे जो है कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपने यहाँ पे कुछ भी हो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं, मेजॉरिटीज के लिए भी इंक्लूडेड है। तो आपने एक वर्ड देखा था यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स क्या बोलता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ मेजॉरिटी भी जो पॉपुलेशन है उनको भी यहाँ पे ये राइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज का थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा है, लेकिन ये हम पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में मत सोचिएगा अभी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो इंडियन सिटीजन है, वो अपने लैंग्वेज के हो यहाँ पे कल्चरल राइट्स के हिसाब से अपने उसको लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एजिटेट भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं जो इलेक्शन के टाइम में हो यहाँ पे एमपी एमएलए के द्वारा, कि अगर उन लोग चुने गए तो उन लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, एक पर्टिकुलर यहाँ पे लैंग्वेज हो, उसको यहाँ पे आगे बढ़ाने की जाएंगे। तो ये एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि अगर ऐसा बोल रहे हो वो तो उसको डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पे नहीं रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यानी कि कोई भी अगर पॉलिटिकल स्पीच या प्रोमिसेस दिए गए हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो देखिए सिर्फ आर्टिकल को पढ़ के आगे बढ़ने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इसको मैंने टाइम लेके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 में क्या बोला जाता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके, ध्यान से अब इसको देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 30 में दो प्रोविजंस है, यानी कि दो क्लॉज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्लॉज क्या बोलता है कि कोई भी माइनॉरिटीज, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट, यानी कि कोई भी माइनॉरिटीज को यहाँ पे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है अपने चॉइस के हिसाब से वो एस्टैब्लिश कर सकता है, वो एडमिनिस्टर कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पे जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है यहाँ पे वो माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे वो अपने मदरसा हो, जो भी हो यहाँ पे जो कल्चरल इंस्टीट्यूट हो यहाँ पे वो एस्टैब्लिश कर सकता है, उसको चला सकता है। अब आर्टिकल 31 जो क्लॉज के अंदर एक सब क्लॉज भी है जिसको हम 31A भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि मान लीजिए कि स्टेट को किसी वजह से एक जगह है, सपोज वहां पे एक मदरसा है, ओके, तो उस मदरसा को अगर एक्वायर करना हो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो यहाँ पे एक सड़क बना रहे हो, एक
पब्लिक पार्क बना रहे हो, वहां पे कुछ यहाँ पे अनाथ आश्रम बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये मदरसा को जो है वहां पे हटाना पड़ेगा वहां से। तो उसके लिए क्या होगा, स्टेट को यहाँ पे अगर कंपलसरी एक्विजिशन करनी होगी तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे जो भी मुआवजा मिलनी चाहिए, जो भी कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस पे मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो मर्जी कर दे दिया और उन लोग मान जाएंगे। तो उन लोग को यहाँ पे जो भी राइट दिए गए हैं उसके हिसाब से ये प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर बाई चांस उस मदरसा को यहाँ पे जो है अगर वहां से हटाना पड़ा, वहां से जो है एक्वायर करना पड़ा, तो उसके लिए भी मार्केट प्राइस के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना ये भी एक फंडामेंटल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इंक्लूड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के हिसाब से। तो आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है कभी भी कुछ अगर यहाँ पे फाइनेंशियल एड दो या कुछ भी यहाँ पे जो एड देते हैं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी पॉइंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पजल करने के लिए पूछा जा सकता है। सीधे आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पजलिंग क्वेश्चन पूछेंगे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को पूछने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 29 और 30 में मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको। आर्टिकल 29 जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए इंक्लूडेड है, लेकिन आर्टिकल 30 जो है सिर्फ एंड सिर्फ माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो माइनॉरिटी क्या बोलते हैं एक्चुअली, तो माइनॉरिटी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए छोड़ दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बाद में अपने हिसाब से जो है माइनॉरिटी को डिफाइन कर लेगी। तो 1993 में और उसके बाद भी जो है माइनॉरिटी के लिए अलग अलग संज्ञा दिया गया था। तो सिंपल तरीके से समझिएगा कि यहां पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे यहां पे माइनॉरिटी सेटअप किए जाते हैं। तो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए कि एक जगह में, सपोज इंडिया में ही बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर लगभग 80 से लेके 82% की पॉपुलेशन जो है हिंदू कम्युनिटी से, अगर हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे, तो बाकी के जितने भी होंगे यहाँ पे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, सिख होंगे, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सब जो है माइनॉरिटीज कहलाएंगे इन रिलीजियस माइनॉरिटी के हिसाब से। लेकिन इसमें भी एक फर्क आता है। अगर हम लोग ने तो ये इंडिया के बेसिस पे बोला, अगर यहाँ पे कुछ स्टेट्स है, जैसे कि अगर पंजाब के बारे में बात करेंगे, तो पंजाब में सिख की पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, तो सिख क्या होगी यहाँ पे, मेजॉरिटी होगी, और हिंदू जो होगी माइनॉरिटी हो जाएगी यहाँ पे। कुछ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर बात करेंगे, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, देन यहाँ पे अगर नागालैंड, ऐसी जगह, ऐसे स्टेट्स में क्या होता है कि क्रिश्चियन मेजोरिटी होती है, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनॉरिटीज क्या है कि यहाँ पे जो भी ज्यादा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, तो अगर हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हिंदू वहां पे मेजॉरिटी होगी, और दूसरी सब बाकी यहाँ पे माइनॉरिटीज हो जाएंगी। ये तो हो गई रिलीजियस माइनॉरिटीज। और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के हिसाब से माइनॉरिटीज, तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि अगर साउथ इंडिया में बात करेंगे, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है तमिल बोलते हैं, हिंदी कम लोग बोलते हैं, तो हिंदी एज ए यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहलाएगी, तमिल लैंग्वेज जो है ये लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी होगी। वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग जो है बंगाली बोलते हैं यहाँ पे, तो हिंदू जो होगी, हिंदी लैंग्वेज जो होगी यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी। सेम चीज जो है यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तीन टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया गया है। तो तीन टाइप के जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि सपोज एक जगह पे, एक यहाँ पे जो है चर्च, कैथोलिक चर्च यहाँ पे स्टार्ट किया गया है अलग जगह पे, सपोज मान लीजिए कि पंजाब में, तो यहाँ पे अगर वो चल रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से उसको मेंटेन किया गया है, तो यहाँ पे तीन तरीके से ये होता है। तो मान लीजिए ये जो है ये तीन तरीके का होता है। पहला यहाँ पे जो है जो होता है, ये टाइप क्या होता है यहाँ पे, जहां पे गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी करती है और उसके लिए फाइनेंशियल एड भी देती है यहाँ पे। दूसरा होता है गवर्नमेंट सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है लेकिन फाइनेंशियल एड नहीं देती है। और तीसरा होता है गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है और फाइनेंशियल एड भी नहीं देती है। तो पहले दोनों ही टाइप में, जहां पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं
ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट के जो यहाँ पे बनाए हुए रूल्स उसके हिसाब से चलनी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे होनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से यहाँ पे हो उस तरीके से होनी पड़ेगी। यहाँ पे डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रात को यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सुबह से लेकर क्लास चल रही है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होनी पड़ेगी। सैनिटाइजेशन यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे पानी पीने का पानी का प्रोसेस कैसा हो, यहाँ पे साफ सफाई कैसी होती है, सब कुछ चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पे अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट बोला रहा है, जो तीसरा जो है, जिसको जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उन लोग काफी लिबरल अप्रोच उनको मिलते हैं। उन लोग जो है खुद से अपने रूल्स बना सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे रूल्स उन लोग को फॉलो करने होंगे, ताकि जो लेबर लॉ, अगर लेबर लॉ मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी लोग टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे उन लोग को यहाँ पे जो है सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिना सैलरी के यहाँ पे पढ़ाई जाए, उन लोग को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। टैक्स यहाँ पे मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स मिलनी चाहिए, यहाँ पे इकोनॉमिक रेगुलेशन जो होनी चाहिए यहाँ पे, ये सब भी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी लिबरल अप्रोच भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 के बारे में बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है, और इनफैक्ट जो एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी में तो इसके बारे में मेंशन भी नहीं किया है। तो इसके कुछ रीजंस भी है। तो देखिए आर्टिकल 31 क्या बोलती थी पहले, कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जब एक फंडामेंटल राइट के हिसाब से इंक्लूड किया गया था यहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने प्रॉपर्टी का वहां पर उनका राइट होता है, प्राइवेट ओनरशिप अगर वहां पे ले, तो उस प्रॉपर्टी को कभी भी डिस्पोज अप कर सकते हैं। कोई भी उन लोग को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है, एक्सेप्ट जो अथॉरिटी बाय लॉ के हिसाब से, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी से कोई उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अगर किसी सिचुएशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर भी लेनी पड़ी, तो उनको उसका कंप्लीट कंपेंसेशन मिलेगा। तो ये जो है पहले आर्टिकल 31 में मेंशन था। लेकिन उसके बाद जो है कई सारे अमेंडमेंट आर्टिकल 31 में आए, आर्टिकल 31 ए बी सी, काफी सारे अमेंडमेंट आए थे। बाद में क्या किया, आर्टिकल 31 को ही एबॉलिश कर दिया गया। तो आर्टिकल 31 जो है अभी, जो राइट टू प्रॉपर्टी, एक जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के हिसाब से इसको हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 31 जो है उसको शिफ्ट करके 300A आर्टिकल में इंक्लूड कर दिया गया है एज ए रिप्लेसमेंट। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 31 ये एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि आपके प्रॉपर्टी है, ये आपके रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे है, कोई भी आके उसको जो है एक्वायर नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी अगर चाहेंगे तो यहाँ पे अगर एक्वायर करने से पहले आपके बारे साथ यहाँ पे मुआवजे के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ राइट्स भी है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगी। तो आप देखते होंगे कई सारी जगहों पे अगर घर बन रही हो और वहां पे सड़कें बन रही है, तो अगर वहां पे देखे जाएंगे कि वहां जो है उस जगह पे जो घर बैठे हुए हैं ये लीगली बैठे हुए हैं कि नहीं। तो लीगली अगर बैठे हुए हैं तो उनको जितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और इलीगली अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे कॉम्पेंसेशन कम मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के आर्टिकल 31 को डिमोलिश कर दिया गया था, और आर्टिकल 300A में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा पांचवा राइट जो है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, ये इसी में खत्म होता है। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, आपको 6th एडिशन जो है ये खरीदनी है। और इंडियन पॉलिटी की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत की ही ये बुक देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शानदार बुक है यहाँ पे। और इंडियन पॉलिटी और लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के अगर आप जो रिवीजन के लिए एक छोटी सी बुक आती है, मैक बुक अरिहंत, थोड़ी सी अलग डायरेक्शंस में भी आपको काफी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे पॉइंट्स, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए बुक्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी आप स्टैंडर्ड नोट्स ले ले, लेकिन बुक्स को आपको पढ़ना ही है। बहुत सारी डिटेल्स वहां पे मौजूद होती है।
और अगर बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लक्ष्मीकांत के बुक में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको जो रेफर करने के लिए आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डी बासु के बुक भी रेफर कर सकते हैं। ये सारे के सारे बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप परचेज करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट और आपकी टाइम भी बचेगी, तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम पार्ट 11 जो होगी वहां पे आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी डाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।